तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट और उसके साथ हम देखेंगे यूनेस्को द्वारा भारत में जो मूर्त और अमूर्त स्थल घोषित किए गए हैं विश्व विरासत स्थल के रूप में, उसको देखेंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को के साथ क्या संबंध है, इसको देखेंगे। और जो भी हम अभी तक लेटेस्ट अपडेट है यूनेस्को को लेकर, उसको देखेंगे भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर। ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए इसको पढ़ सकते हैं। एक क्रोनोलॉजी आपके माइंडसेट में डेवलप हो जाएगी कि यूनेस्को क्या क्या करता है और कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। जैसा हमने बताया, ये आपकी यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का संबंध जो है देखेंगे यूनेस्को से। ऐसे सबसे पहले यूनाइटेड नेशन इसका जो है कह सकते हैं कि यहीं से निकला है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन की स्थापना देखेंगे तो 1945 में की गई थी। यूएसए न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अलग से हमने यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसी की लेक्चर ले चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। भारत इसका सदस्य देश है। इसके अलावा इसके 6 प्रमुख अंग हैं: यूएन जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सचिवालय सुरक्षा परिषद। ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में कर चुके हैं इसके पार्ट्स की। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी। विशिष्ट एजेंसियों में से एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। इसका काम क्या है? इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बात करें तो शिक्षा के माध्यम से और वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से, सांस्कृतिक के माध्यम से यानी कल्चर के माध्यम से, इन तीनों के सहयोग से पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, ये इसका ध्येय है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। इसके अलावा यूनेस्को जो है देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य है। यानी इस ग्रुप का काम है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना। जो 17 डेवलपमेंट गोल हैं एसडीजी के, जो आप देखेंगे 17 गोल हैं जिनको 2030 तक पूरा करना है, उन पर ये टारगेट करता है। बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को जैसे एजुकेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, जेंडर इक्वलिटी पर काम करता है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेट एक्शन पर भी कहीं कई जगह काम करता है। तो इन सबको निगरानी करना ये है। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में होने के साथ साथ इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। अभी वर्तमान तक की बात करें, अप्रैल 2020 तक देखेंगे तो 193 सदस्य देश हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को के सदस्य देशों की बात करें तो यूनेस्को के 3 ऐसे देश हैं, पूरे पूरे विश्व में 3 ऐसे देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य तो हैं लेकिन यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं है। कौन कौन से हैं? इसमें देखेंगे आपको मिल जाएगा नेहरू, फिलिस्तीन, ओसनिया में आपको मिल जाएगा एक देश। ठीक है। तो ये 3 देश जो हैं ये यूनाइटेड नेशन के सदस्य नहीं है, लेकिन आप देखेंगे क्या कहते हैं, यूनेस्को के सदस्य देश हैं। ठीक है। यानी कुक आइलैंड, ठीक है, फिलिस्तीन और नीरू, ये क्या है? यूनेस्को के सदस्य। और इसके अलावा 3 ऐसे सदस्य देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन के हैं। उसमें तो देखेंगे इजराइल और फ्रांस में चले जाएंगे लिंकस्टीन और यूएसए। ये जो है तीनों जो है आप देखेंगे यूनेस्को के सदस्य नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। ठीक है। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके पीछे इतने मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, स्टडी एंड आई, स्टडी एंड यूपीएससी, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको इसकी क्लासेस की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब आपको फॉलो करना पड़ेगा, व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टडी एंड एकदम सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है। और उन्हें जो है पूरी उम्र भर के लिए सीखने और प्रेरित करना। दूसरा लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है सतत विकास के लिए पॉलिसी और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना। इसके अलावा तीसरा जो अगर बात करें उद्देश्य की, तो उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद, शांति को प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा संचार और सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान ज्ञान से ही एक युक्त समाज का निर्माण करना, ये यूनेस्को का उद्देश्य है। लास्ट उद्देश्य की बात करें तो विश्व में क्या प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जैसे अफ्रीका की बात करें वहां पर लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये तो यूनेस्को का उद्देश्य है। अगर थोड़ा सा हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं, यानी कैसे यूनेस्को बना, तो आप देखेंगे 1942 में क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, केम का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन अलाइंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। बाद में देखेंगे
केम ने शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए 1945 में लंदन में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को बुलाया। इसी सम्मेलन के साथ 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका प्रथम जो कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया वो देखेंगे वर्ष 1946 में नवंबर से दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था। यहीं पर इसका जो है मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, अब बात करें यूनेस्को की कुछ विशेषताएं। जैसे हमने बात की वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, उसमें सबसे पहली व्यवस्था है शिक्षा पर। तो आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी एजेंसी है यूनेस्को जिसे शिक्षा संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 यानी इक्वलिटी एजुकेशन के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व सौंपा गया है। इसके अलावा देखेंगे एजुकेशन 2023 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, वैश्विक एजेंडा शिक्षा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। इसका कार्य है, ये देखेंगे तो शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे तक की शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन देना। इसके साथ साथ देखेंगे अन्य विषयों को भी यूनेस्को अपने अंदर समाहित किया है, जैसे नागरिकता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, HIV और एड्स से तकनीकी व्यवसायिक कौशल विकास करना। ठीक है, इसके अलावा ये तो शिक्षा की बात है। दूसरा क्या है, दूसरा यूनेस्को का जो है विशेषता की बात करें तो धरोहर की रक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। यानी विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बचाव रखने के लिए यूनेस्को ने कुछ महत्वपूर्ण अभिसमय यानी कन्वेंशन और ट्रीटी साइन की है, जिसमें आप देखेंगे पहला है सांस्कृतिक अव्यक्त और विविधता के संरक्षण संबंध पर कन्वेंशन 2005। दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अभिसमय कन्वेंशन 2003। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे अमूर्त संस्कृतियों का संरक्षण दिया जाता है। तीसरा देखेंगे सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा 2001। चौथा देखेंगे अंतः जलीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय 2001। फिर पांचवा देखेंगे विश्व विरासत और प्राकृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय 1972। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे हमारे यहाँ जो मूर्त संस्कृत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कन्वेंशन के अंतर्गत अलग अलग प्रावधान है जिसके अंतर्गत यूनेस्को काम करता है। अब यूनेस्को कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे यूनेस्को का विरासत और सम्मेलन और सूची की बात करें तो जैसे कि बना एक कन्वेंशन है विश्व विरासत कन्वेंशन 1972। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सांस्कृतिक संपदा प्राकृतिक संरक्षण की अवधारणा को साथ जोड़ता है। इसमें आप देखेंगे प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों को जो विश्व विरासत स्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है उन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, और ये कन्वेंशन यह बताता है कि विश्व विरासत कोष का उपयोग और प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, यूनेस्को की बात कर रहे हैं। अगर बात करें विश्व स्तर पर 167 देश हैं जिसमें आप देखेंगे लगभग 1154 विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान में भारत में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में 42 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसमें 34 कल्चर, 7 नेचुरल और एक जो है आप देखेंगे मिश्रित स्थल है। ठीक है, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो एक मिश्रित अस्त्र है। हाल ही में जो सितंबर 2023 में देखेंगे शांति निकेतन को जोड़ा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक 43वें स्थान के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा सितंबर 2023 में कर्नाटक में देखेंगे होयसल का एक मंदिर का समूह है, उसे भी 42वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्थल के रूप में जोड़ा गया। सबसे पहला और एकमात्र मिश्रित स्थल विश्व विरासत स्थल जो कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अब कुछ नवीनतम अपडेट की बात करें। अभी हमने बताया कि कर्नाटक में 12वीं सदी में होयसला मंदिरों का समूह ये जोड़ा गया। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन जोड़ा गया। 27 जुलाई 2021 में कच्छ के रण में हड़प्पा सर धौलावीरा 40वें स्थान के रूप में जोड़ा गया यूनेस्को में। इसके अलावा देखेंगे उसी समय 25 जुलाई 2021 को देखेंगे तो तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर, रमप्पा मंदिर जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। अब इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देख लेते हैं जो 7 है हमारे पास। सबसे पहले कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। 1985 में जोड़ा गया। यह भारत का एकमात्र पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। दूसरा आप देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 1985 में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जोड़ा गया। फिर तीसरा देखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये भी आप देखेंगे कहाँ पर है, असम में है, 1985 में जोड़ा गया। इसके बाद चौथा देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर की बात करें 1988 में इसे देखेंगे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को ने नामित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क, 1987 में वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 2012 में देखेंगे वेस्टर्न घाट को जो है जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में फैला हुआ है, इसको जो है
वर्ल्ड नेचुरल साइट में, हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। ठीक है, लास्ट बात करेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 2014 में लास्ट में इसे जोड़ा गया था। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, पिन वैली के साउथ में स्थित है। अब जो अभी हाल ही में जोड़े गए हैं नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो 39वां जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोड़ा गया, जिसे काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर है। ये आप देखेंगे मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना एक काकती चमत्कार है। ठीक है, इसमें फ्लोटिंग ईंटों से बनी एक विशिष्ट पिरामिड नुमा जो है आप देखेंगे ये इस तरीके से नक्काशी की गई है, जिससे देखेंगे इसके छत का वजन देखेंगे कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 40वां जो जोड़ा गया, उसे धौलावीरा कहते हैं। धौलावीरा जगह है, ठीक है, गुजरात में। 1968 में इसमें इसकी खोज जो की थी जगपत जोशी द्वारा की गए थे, और गुजरात के कच्छ में एक गांव है धौलावीरा, उसके नाम पर है। धौलावीरा देखेंगे सिंधु घाटी के 5 सबसे बड़े महानगरों में एक है, जिसमें देखेंगे मोहनजोदड़ो, गंडरवेला, हड़प्पा, राखी गढ़ी के बाद ये 5वें नंबर पर आता है। तो ये 40वां जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हाल ही में जो सितंबर में जोड़ा गया, उसमें देखेंगे शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में शांति निकेतन है, जिसका अर्थ है शांति का निवास। 1921 में इसका विकास कार्य बनना चालू हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और इसे जो है 41वें जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, इसका नामांकन एक बार 2010 से चल रहा था, लेकिन 2020-21 में फिर से चालू हुआ और इसे अभी शामिल किया गया। लास्ट जो 42वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो क्या है, होलसेला का जो पवित्र मंडली, यानी ये मंदिरों का समूह है। कर्नाटक में आप देखेंगे हसन, मैसूर जिलों में बेलूरू, हॉलीवुड और सोमनाथपुरा में स्थित है। मंदिरों में देखेंगे कई मंदिर हैं जिन्हें अक्सर देखेंगे कहा जाता है पत्थरों में उकेरी गई कविता के रूप में कहा जाता है। 2022-23 में भारत में संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसे सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इन मंदिरों के समूह में देखेंगे एक है चनकेश्वर मंदिर, जो आप देखेंगे वेलूर में हसन जिला में स्थित है। ये राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा मंदिर है मंदिरों के समूह में होयसलेश्वर मंदिर, हेलबिट हसन जिले में स्थित है। ये भी राजा विष्णुवर्धन द्वारा देखेंगे भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा जो मंदिर है केशव मंदिर, सोमनाथपुरा मैसूर जिला में स्थित है। ये होयसला राजा द्वारा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा बनाया गया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो हमने जो है जो टोटल जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट न्यूज में थे उनके बारे में डिटेल पढ़ लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे दिखेंगे, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ से, क्योंकि जो लेटेस्ट रहते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को का ही एक प्रोग्राम है, विशेषता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी MAB, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के मध्य मजबूत संबंधों के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। ठीक है, वर्तमान में 134 देशों में बायोस्फीयर रिजर्व का वैश्विक नेटवर्क है, जिसमें लगभग स्थलों की संख्या 738 है। 22 इसमें सीमा पारी स्थल है। भारत की बात करें, भारत में वर्तमान में ध्यान रखिएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, जिसमें 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उसे MAB के तहत जो है शामिल किया गया, यानी मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया गया है। ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो स्पेन, रसिया और मैक्सिको के बाद हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में देखें 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व साउथ ईस्ट एशिया में हुलूरू बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसमें आप देखेंगे 25,500 हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शामिल किए गए थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा साउथ ईस्ट एशिया में अभी बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में अब तक कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, भारत की बात करें, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यूनेस्को द्वारा ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक लैंडस्केप के सांस्कृतिक भौगोलिक भागों के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो स्थलीय कोस्टल एरिया भी शामिल होता है, समुद्री एरिया भी शामिल होता है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, उसका संयोजन होता है, यानी एक ट्रांजिशन जोन होता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक विकास, समृद्ध संस्कृतियों, मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व लोगों के और प्राकृतिक दोनों के जो प्राकृतिक है उसके विशेष वातावरण है। इसमें यहाँ देखेंगे मनुष्य और प्राकृतिक एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए सह अस्तित्व के भावना का विकास करते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना की बात करें तो सबसे आउटर जो
भाग होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं। यहाँ पर मानव अपना इंडस्ट्री का काम करता है, कंजर्वेशन का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बस्तियाँ रहती हैं, फसलें रहती हैं, जंगल रहता है मनोरंजन के लिए, और यहाँ पर इकोसिस्टम यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद का जो आता है, संक्रमण जोन के बाद आता है कौन सा जोन आता है, बफर जोन। बफर जोन होता है वो कोर के चारों ओर का क्षेत्र होता है, जहाँ पर ऐसे क्षेत्र, ऐसे प्रयोग, ऐसे कार्यों के किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित और गैर विध्वंसक होते हैं, जैसे सीमित पर्यटन का विकास, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल होते हैं, ठीक है। यानी इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक अत्यधिक जो है संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है, यानी संक्रमण क्षेत्र में ज्यादा मानव गतिविधि होती है, उससे कम देखेंगे बफर जोन में होती है, सबसे कम देखेंगे कोर जोन में होती है, ठीक है। कोर जोन देखेंगे तो ये पूरी तरह संरक्षित होता है, यहाँ पर स्थानीय पौधे और जानवर हो सकते हैं, यहाँ पर रिसर्च की प्रक्रियाएं और प्राकृतिक क्रियाओं वन्य जीव को प्रभावित न नहीं की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र में देखेंगे जिसमें आप देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित रेगुलेटेड एरिया होता है, जिसमें नेशनल पार्क होते हैं, अभ्यारण्य शामिल होते हैं, यानी इस क्षेत्र में मनुष्यों का प्रयोग वर्जित होता है, यानी जब तक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट हुआ। अभी हमने बताया भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सबकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात का कच्छ, ठीक है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व आप देखेंगे कहाँ है, डिब्रू, यानी असम में डिब्रू सैखवा, ये है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल में सबसे पहला जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसके अलावा 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अब बात करेंगे उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत 1971 से चालू किया गया है, यानी उसमें शामिल किया गया है। जिसमें आप देखेंगे नीलगिरी पहला जो है इंक्लूड किया गया, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, ठीक है, ये मेघालय में है। इसके अलावा देखेंगे पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, ठीक है, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमारे। 2018 में देखेंगे कंचनजंगा को जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ऐड किया गया था, 11 थे। इसके अलावा 12वां लेटेस्ट देखेंगे तो पन्ना मध्य प्रदेश में इसे लेटेस्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इंक्लूड किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, इसको देखते हैं। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया था, उसका मिलान किया गया था, जैसे नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स, लोकटक झील, मिलान बैरल रेंज, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला हिल्स। आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखेंगे नोकरेक कहाँ है, मेघालय, तो ये कौन सी हिल्स पर है, गारो हिल्स पर। लोकटक झील देखेंगे तो लोकटक झील जो दिखेंगे ये आपको मणिपुर में मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये बैरल रेंज पर नहीं मिलेगा। बैरल रेंज देखेंगे असम की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है जो मणिपुर और नागालैंड के बीच स्थित है, तो इस प्रकार दो गलत हो जाएगा। तीसरा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पूर्वी हिमालय में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे मिसमी रेंज और पटकाई रेंज के बीच स्थित है, डफला हिल्स के बीच नहीं स्थित है, जिस प्रकार 3 भी गलत हो जाएगा, यानी इस प्रकार इसमें ऑप्शन 3 सही है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2014 में, इसमें पूछा गया पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैविक विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किसकी स्थापना है, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें देखेंगे इसमें ऑप्शन ए है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब क्या है, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और भारत के बारे में बात करें तो विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और संस्थापक विजयानंद पटनायक द्वारा 1951 में शुरू किया गया था, जो यूनेस्को द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा सहिष्णुता अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को द्वारा मदनजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है, इसकी स्थापना यूनेस्को के सद्भावना दूत और भारतीय कलाकार, लेखक, रणनीतिकार मदनजीत सिंह द्वारा दान की सहायता से की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी, ठीक है, और जो महात्मा गांधी के जन्म और संयुक्त राष्ट्र वर्ष के 125वें वर्षगांठ पर के रूप में चिन्हित किया गया था।
1996 से यह पुरस्कार हर 2 वर्ष में दिया जाता है, ठीक है? और 2000 में सन 2000 में इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि को देखेंगे $1,00,000 कर दिया गया। अब बात करेंगे, ये तो मूर्त विरासत स्थल के बारे में देख लिया, अब बात करेंगे अमूर्त विरासत स्थल के बारे में। तो हाल ही में न्यूज़ में था कि 2022-26 के लिए अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के कन्वेंशन 2003 के तहत सरकारी समिति के लिए जो है भारत को चुना गया है। इसके पहले भारत 2006, 10, 14, 18 में 2 बार रह चुका है, ठीक है? इस कन्वेंशन को 2003 में अपनाया गया था, 2006 में लागू हुआ था। अब अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल को कहते किसे हैं? यानी इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जाता है, जैसे मौखिक परंपरा कोई है, कला प्रदर्शन की परंपरा है, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव हैं, प्राकृतिक ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास है, पारंपरिक शिल्प कौशल है। तो ये अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल के रूप में आएगी। वर्तमान में भारत में 14 जो है अमूर्त संस्कृत विरासत स्थल है, जिसमें लेटेस्ट अभी हाल ही में दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया। 13वें नंबर पर कुंभ मेला 2017 में, नवरोज ये पारसियों का त्योहार है 2016 में, योग को 2016 में, और इसके अलावा 10वें नंबर देखेंगे जलियांवाला देखेंगे, पूर्व पंजाब और भारत के ठठेरों के बीच पारंपरिक त्योहार पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के शिल्प 2014 में, ठीक है। 9वें में मणिपुर संकीर्तन, ठीक है, इसे 2013 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए कुल लिस्ट दी गई है, तो 14 जो है अभी तक अमूर्त विरासत स्थल शामिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा देखेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे हैं जो यूनेस्को द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे, जैसे 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स साइंस, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इससे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 22 मार्च को देखेंगे वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और 23 अप्रैल को देखेंगे क्या है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डे है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब 21 फरवरी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 21 फरवरी को डे को लेकर, देखिए उसको क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। ऑप्शन 2, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो आप देखेंगे यूनिसेफ द्वारा नहीं बल्कि यूनेस्को द्वारा जो है इसे जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भी डे हैं, जैसे इसमें डे की लिस्ट दी गई है, जैसे 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 17 जून को देखेंगे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इन सब डे को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 24 अक्टूबर को कौन सा डे है, यूनाइटेड नेशन डे है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिसंबर का महीना चल रहा है, तो 18 दिसंबर को देखेंगे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने यूनेस्को को पूरा तरह कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लासेस पसंद आ रही हो तो थोड़ी सी पसंद आ रही, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।